आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने एक नई वीडियो सीरीज़ की शुरुआत की है। इस वीडियो सीरीज़ के तहत मैं आप लोगों से हर रोज़ एक आज़ादी से जुड़ी हुई एक नई कहानी प्रस्तुत करूंगी। आज की हमारी वीडियो की पात्र है एक ऐसे क्रांतिकारी नेता जिनका जन्म 1857 की लड़ाई के कुछ ही वर्षों बाद 1861 में हुआ था। इनका जन्म मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सोराबजी पटेल और माता का नाम जीजाबाई था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस नेत्री की बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज की हमारी पात्र हैं मैडम बीकाजी कामा, जिन्हें हम मैडम कामा के नाम से भी जानते हैं। मैडम कामा एक पारसी परिवार में पैदा हुई थी। पारसी परिवार भारत का एक सबसे समृद्धशाली और शिक्षित और आधुनिक समूह में से एक माना जाता था और यही वजह थी कि मैडम कामा की पढ़ाई लिखाई, उनका पूरा जो बचपन था वह बहुत ही ऐसो आराम से और बहुत ही आधुनिक तरीके से बीता था। उनकी पढ़ाई अलेक्जेंड्रा गर्ल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हुआ था और इसकी शुरुआत खास तौर से महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। जिस वक्त मैडम कामा इस स्कूल में पढ़ रही थी उस वक्त लगभग 700 से ज़्यादा महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर रही थी, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएं पारसी परिवारों से जुड़ी हुई थी। मैडम कामा के पिता जो सोराबजी पटेल थे वो एक व्यवसायी थे और उनके पास काफ़ी धन संपत्ति था और वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी और एक बेहतर शिक्षा चाहते थे। उनके 9 बच्चे थे और उन सभी की शिक्षा उन्होंने काफ़ी आधुनिक तरीके से दिलवाई थी। मैडम कामा अपने 9 भाई बहनों में सबसे अलग थी। बचपन में ही उन्होंने कई अलग अलग भाषाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था और इसके अलावा उन्हें हमेशा कुछ नई चीज़ सीखने की उनके अंदर एक ललक रहती थी। पारसी परिवार की महिलाओं की अगर हम तुलना अगर उस समय के बाकी भारत के बाकी समाज की महिलाओं से करें तो वो काफ़ी समृद्धशाली थी, वो काफ़ी आधुनिक थी, काफ़ी अवेयर थी और शिक्षित थी। वो किसी भी मायने में जो यूरोपियन महिलाएं थीं उनसे किसी भी मायने में कमतर नहीं थी। पारसी परिवार में महिलाओं को सामाजिक सांस्कृतिक समारोहों में पुरुषों के साथ जाने की एक पूरी आज़ादी थी। मैडम कामा का भी युवावस्था जो था वो ऐसे ही समारोहों में बीता जहाँ पे उन्होंने सामाजिक मुद्दों पे या राजनीतिक मुद्दों पे लोगों को बहस करते हुए सुना। इन बहसों ने उनके दिमाग को एक अवेयर राजनीतिक के रूप में परिपक्व होने में काफ़ी मदद दिया। उनके उम्र के जहाँ बाकी जो महिलाएं जो लड़कियां थीं, उनके उम्र की जो बाकी लड़कियां थीं वो अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छे घर, इन सब चीज़ों के प्रति आकर्षित होती थी। लेकिन मैडम कामा का आकर्षण कहीं भी इन सब चीज़ों के प्रति नहीं था। 1885 में जब मैडम कामा की शादी होती है, उनकी शादी एक काफ़ी वेल एजुकेटेड और धनवान परिवार में होता है और उनके पति जिनका नाम रुस्तम जी कामा था वो काफ़ी खूबसूरत थे, पढ़े लिखे थे और दोनों की एक जोड़ी जो थी कहते हैं कि मतलब एक बेहतरीन जोड़ी थी। उनके पिता ने उनके लिए एक बेहतरीन जीवन साथी उनके लिए चुना। 1885 में जब उनकी शादी होती है तो यही वो वर्ष था जब कांग्रेस की भी स्थापना होती है और कांग्रेस की स्थापना के बाद एक राजनीतिक जागरूकता का माहौल बनना शुरू हो जाता है। वहाँ के उनके नेताओं के भाषण या फिर पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख या फिर अलग अलग नेताओं द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिकाएं, इसकी वजह से जो एक पढ़ा लिखा तबका था उनके बीच कांग्रेस की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ रही थी और मैडम कामा का आकर्षण भी कांग्रेस के इन गतिविधियों के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। ये चीज़ें हालांकि उनके परिवार को ये सब बातें पसंद नहीं थी क्योंकि उनका परिवार ये चाहता था कि मैडम कामा घरेलू जीवन में ज़्यादा रुचि लें, ना कि किसी सार्वजनिक जीवन में। लेकिन मैडम कामा को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। वो अपने समय के जो भी नेता थे उनसे वो काफ़ी प्रभावित थी। उस समय का जो पारसी समाज था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पारसी समाज था उनको ब्रिटिश शासन से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि उनका ये मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन एक बेहतरीन विकल्प है और इससे भारत की और तरक्की हो सकती है। लेकिन पारसियों में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनका यह मानना था कि
ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों की बदहाली या फिर यहाँ पे जो भी परेशानियाँ थी उसकी वजह कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ ही थी। और उन लोगों में सबसे मुखर रूप से बोलने वालों में थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, मैडम कामा। इन लोगों के जो विचार थे, इन लोगों के जो भी लेखनी थी वो पढ़ा करती थी और उनसे वो काफ़ी प्रभावित थी, उन्हें अपना आइडल मानती थी। फिरोज शाह मेहता के साथ तो उन्होंने एक उनके सहायक के रूप में इन्होंने काम भी किया। तो इस तरीके से मैडम कामा जो थी वो एक अपने घरेलू जीवन से अलग अपने एक सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्तित्व होता है, सार्वजनिक जीवन में जो एक काम करने के लिए जो एक टैलेंट होता है, जो एक सोच होती है, उसके प्रति आकर्षित होती गई। और इसकी एक परिणति तब सामने आई जब 1895 में मुंबई जिसे उस समय बॉम्बे कहा जाता था, बॉम्बे और पुणे में प्लेग की बीमारी बहुत ही भयानक रूप से फैली। इस बीमारी के कारण, इस महामारी के कारण सड़कों पे लोग मर रहे थे, हॉस्पिटल्स में लोग मर रहे थे और सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी बड़ी राहत नहीं दी जा रही थी। मैडम कामा इन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी आहत हुई और उस समय उन्होंने घर से निकलने का अपना फैसला लिया। वो सड़कों पे जाके मरीजों की तीमारदारी करने लगी। वो जो भी उस समय का सरकारी अस्पताल था वहाँ पे जाके लोगों की सेवा करने लगी। उनके परिवार को इनकी यह गतिविधि थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उनके परिवार का ऐसा मानना था कि संभ्रांत परिवार की महिलाएं इस तरीके से सड़कों पे जाके लोगों की सेवा नहीं कर सकती हैं। उनके इस डिसीजन के कारण, मैडम कामा के इस डिसीजन के कारण उनके पति और उनके बीच एक गहरी खाई क्रिएट होने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि दोनों के बीच एक तरीके से सेपरेशन की स्थिति आ गई। प्लेग में मरीजों को तीमारदारी करते हुए एक बार मैडम कामा भी इस वायरस से इफ़ेक्ट हुई और संक्रमित हुई और उन्हें भी यह बीमारी लगी। हालांकि वो ठीक हो गई, मगर उनका शारीरिक रूप से वो काफ़ी कमज़ोर होने लगी और इस कमज़ोरी की वजह से 1901 में उन्हें एक ऐसी बीमारी लगी जिसका पता यहाँ के हिंदुस्तान के डॉक्टरों को उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था। फिर डॉक्टरों ने उन्हें बाहर जाकर इलाज कराने की सलाह दी। इनके परिवार के लोग भी यही चाहते थे कि कुछ दिनों के लिए मैडम कामा बाहर चली जाएं, ताकि उनके ऊपर जो एक समाज सेवा या फिर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की जो उनके अंदर एक भूत सवार हो गया है, वो उससे उनको थोड़ी सी राहत मिले और वो भूत उनके सर से उतर जाए। तो ये सोचते हुए उनके परिवार ने उनके ऊपर दबाव डाला कि आप बाहर जाकर अपना इलाज करवाइए और 1901 में मैडम कामा इंग्लैंड जाती हैं अपना इलाज करवाने के लिए। इंग्लैंड में अपना इलाज करवाते हुए वहाँ पे वो भारत से गए हुए वहाँ पे जो भी लोग थे उनके संपर्क में आती हैं और उनमें से सबसे पहले व्यक्ति जो थे जिनके संपर्क में वो आई वो थे दादा भाई नौरोजी। ये वही दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में उन्होंने ब्रिटिश नीतियों को भारत की गरीबी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार माना था। उनका यह मानना था कि भारत में जो भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसमें जो पैसे लग रहे हैं उससे वो वहाँ की गरीब जनता से की खून पसीने की कमाई है, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो ब्रिटिश सरकार को मिल रहा है। वहाँ जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी, ब्रिटिश जो ब्यूरोक्रेट्स थे, ब्रिटिश जो भी ब्रिटेन के जो भी बिजनेसमैन थे जो कि हिंदुस्तान में आके पैसे कमा रहे थे, उससे बहुत बड़े पैमाने पे वो धन बना रहे थे और इससे एक ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब कि एक यहाँ का धन जो है वो इंग्लैंड जा रहा था। तो दादा भाई की नौरोजी ने एक ये जो सिद्धांत दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ का, ये आगे चलकर काफ़ी पॉपुलर हुआ और ये जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो एक शुरुआत हुई थी उसकी एक नींव बनी। तो इंग्लैंड में मैडम कामा दादा भाई नौरोजी से मिलती हैं और वो उनके एक पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में वो उनके साथ जुड़ जाती हैं। उनके साथ काम करते हुए ही मैडम कामा की मुलाकात श्यामजी कृष्ण वर्मा से होती है। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में एक इंडिया हाउस नाम की एक प्रॉपर्टी के मालिक थे। इंडिया हाउस एक ठिकाना था जहाँ पे भारत से जाने वाले ऐसे युवा जो वहाँ पढ़ाई करने जाते थे वो वहाँ पे जाकर रहते थे और बहुत ही कम कीमत पर उन्हें वहाँ पे रहने का और खाने का सारा अरेंजमेंट होता था।
ये तो एक दिखावे की बात थी कि वहाँ पे भारतीय विद्यार्थियों को रहने के लिए वहाँ पे एक ठौर ठिकाना मिला हुआ था, लेकिन इसके एक अंदर एक अलग ही गतिविधि इंडिया हाउस में चल रही थी, और वो गतिविधि थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाना, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार ने जो हिंदुस्तान में लोगों के साथ जो भी अत्याचार कर रहे हैं उसके खिलाफ एक आंदोलन चलाना। तो वो एक अड्डा था जहाँ पे कि ब्रिटेन में रहने वाले सारे क्रांतिकारी इकट्ठा होते थे और अपनी सारी गतिविधियों का वहाँ पे एक पूरा प्लानिंग करते थे। मैडम कामा भी इस संस्था से जुड़ी और अक्सर वहाँ पे जाती थी, बैठती थी और उन क्रांतिकारियों के संपर्क में वो आने लगी। इंग्लैंड में रहते हुए ही उनकी मुलाकात वीर सावरकर से होती है और मदन लाल ढींगरा से होती है। इन दोनों के साथ इनका संबंध जो है वो काफ़ी गहरा संबंध था कि मदन लाल ढींगरा वहाँ पे एक अंग्रेज़ अधिकारी की हत्या करते हैं और जिसकी वजह से वो पकड़े जाते हैं और उन्हें फांसी हो जाती है। मदन लाल ढींगरा के इस गतिविधि के कारण वहाँ पे जितने भी क्रांतिकारी थे उनके ऊपर एक तरीके से अंग्रेज़ सरकार का एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और सबको मैक्सिमम लोगों को वहाँ से भागकर दूसरे अलग अलग देशों में जाना पड़ा। वीर सावरकर भी इसी कारण पकड़े जाते हैं और उन्हें एक जहाज़ में डालकर हिंदुस्तान लाने का प्रयास किया जा रहा होता है। मदन लाल ढींगरा के जो गतिविधि थी उसके कारण जो एक ब्रिटिश सरकार ने जो एक सर्च ऑपरेशन चला रखा था सभी को पकड़ने का, और उसकी वजह से अलग अलग देशों में जो क्रांतिकारी लोग जाके छुपने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान मैडम कामा भी लंदन छोड़कर फ्रांस आ जाती हैं और वहाँ से अपनी गतिविधि स्टार्ट करती हैं। यहाँ पे इन्होंने दो तरह की पत्रिकाएं निकालनी शुरू की, एक वंदे मातरम और दूसरा मदन तलवार। मदन तलवार पत्रिका की शुरुआत उन्होंने मदन लाल ढींगरा की याद में किया था। इसी दौरान जब वीर सावरकर को जहाज़ में भरकर ले जाने का प्रयास किया जा रहा होता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो मैडम कामा उन्हें एक मैसेज देती हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे उन्हें बचाने का प्रयास किया जाएगा। जब जहाज़ रुकेगी तो वीर सावरकर उसमें से किसी भी तरीके से जहाज़ से बाहर निकलें और ये लोग वहाँ पे पहुँचेंगे और उन्हें बचाकर ले जाएंगे। लेकिन किसी भी तरीके कुछ ऐसा होता है कि टाइमिंग की कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है कि वीर सावरकर निकलकर भागते तो हैं मगर वो फिर से पकड़े जाते हैं और दोबारा उन्हें जेल में डाल दिया, मतलब कि जहाज़ में डाल दिया जाता है और उन्हें वापस इंडिया भेज दिया जाता है। कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिला है कि मैडम कामा वीर सावरकर को अपना पुत्र मानती थी और जब वीर सावरकर को काला पानी की सज़ा हो गई हिंदुस्तान में, तो मैडम कामा ने उनके परिवार की पूरी जितनी भी देखभाल हो सकती थी मैडम कामा ने उनके परिवार की देखभाल की। 1907 के बाद मैडम कामा फ्रांस में जब रहने आई, उसके बाद वो कई देशों में गई और वहाँ जाकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारत में अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ लोगों को जगाने का प्रयास की, वहाँ के लोगों को उसके लिए सपोर्ट लेने का प्रयास की ताकि अलग अलग देशों से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक मदद मिल सके। और इसी क्रम में 1907 में वो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हो रहा होता है, उसमें पार्टिसिपेट करने जाती हैं। उस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा था, मगर हिंदुस्तान का अपना कोई राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पे नहीं फहराया गया था क्योंकि हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिवेश था और ब्रिटिश फ्लैग ही भारतीय लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पे। मैडम कामा को ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने एक नया झंडा बनाया और झंडा को फहराते हुए उन्होंने कहा कि यह झंडा भारत का है जो भारत के लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस झंडे के डिज़ाइन के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि इस झंडे का डिज़ाइन कैसा है। यह एक तिरंगा झंडा था जिसमें सबसे ऊपर ग्रीन कलर था और बीच में येलो और सबसे नीचे रेड कलर था। और सबसे ऊपर जो ग्रीन कलर है उसमें जो आपको 8 कमल दिख रहे हैं वो भारत के अलग अलग 8 प्रांतों को रिप्रेजेंट करता है। बीच में वंदे मातरम लिखा गया है और सबसे नीचे सूरज और चांद बना हुआ है, जो कि ऐसा माना जाता है कि हिंदू और मुस्लिम धर्म को रिप्रेजेंट करता हुआ यह सिंबल बनाया गया था। यह झंडा अभी पुणे के एक केसरी और मराठा लाइब्रेरी में
रखा हुआ है। इसी क्रम में आगे 1910 में वो इजिप्ट जाती हैं और वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेती हैं। यहाँ पे वो महिलाओं के अधिकारों को लेकर काफ़ी मुखर होकर बोलती हैं और वहाँ पर मौजूद सारे प्रतिनिधियों से वो सवाल करती हैं कि कहाँ है इजिप्ट की आधी आबादी। यहाँ मौजूद पुरुषों से वो पूछती हैं कि कहाँ है आपकी महिला, आपकी घर की महिलाएं, आपकी माँ, आपकी बहनें, आपकी पत्नी, कहाँ हैं वो लोग। मैडम कामा की यह भाषण महिला अधिकार को लेकर काफ़ी ऐतिहासिक भाषण माना जाता है। इसके बाद वह अमेरिका भी जाती हैं और वहाँ के लोगों से भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सपोर्ट करने की वहाँ के लोगों से अपील करती हैं और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ वहाँ के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती हैं। वह यहीं नहीं रुकती हैं। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो बहुत सारे भारतीय सैनिक यूरोप जाते हैं ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए। एक दिन वो भारतीय सैनिकों की छावनी में पहुंच जाती हैं और उन लोगों से कहती हैं कि क्या तुम लोग उस देश के लिए लड़ रहे हो जो कि तुम्हारी मातृभूमि को जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है। उनकी इस गतिविधि को राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखा जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि उनके खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और उन्हें वापस फ्रांस भेज दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वो हर हफ्ते जाकर वहाँ की पुलिस को अपनी रिपोर्टिंग देंगे। तो इस तरीके से उन्हें फ्रांस में नज़रबंद करके रखा जाता है। मैडम कामा का यह मानना था कि भारत को आज़ादी अगर मिल गई तो वहाँ की महिलाओं को आज़ादी अपने आप मिल जाएंगे। जिस दिन भारत आज़ाद हो जाएगा उस दिन भारत की महिलाओं को भी वो सारे अधिकार मिलेंगे वो जो कि वहाँ के पुरुषों को मिलेंगी। क्योंकि कांग्रेस की जो भी नीतियाँ थीं जो कि उन्होंने जितना भी उन्होंने कांग्रेस को देखा था, समझा था, जो कांग्रेस के साथ काम करते हुए उन्होंने जो भी समझा था, उनका यह मानना था कि कांग्रेस की नीतियाँ जेंडर इक्वलिटी की तरफ थी। क्योंकि कांग्रेस में जितनी महत्व पुरुष नेताओं को दिया जाता था उतनी ही महिलाओं को जागरूक करने का भी वहाँ पे प्रयास हो रहा था और महिलाओं की भागीदारी को काफ़ी इनकरेज किया जाता था। तो भारत के लिए मैडम कामा का एक ही उद्देश्य था कि भारत को हर हाल में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का शांतिपूर्ण तरीका हो, चाहे वो भगत सिंह का क्रांतिकारी तरीका। हालांकि मैडम कामा अपने पूरे जीवन में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उसको उन्होंने सपोर्ट किया और हर एक क्रांतिकारी को जिस हद तक भी हो सका तन मन धन हर तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया और यही वजह थी कि उन्हें मदर ऑफ रिवॉल्यूशनरी भी कहा जाता है। 1935 में मैडम कामा का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब होने लगा था और इस दौरान मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहती हूँ कि 1901 में जब मैडम कामा इंग्लैंड गई और स्वास्थ्य ठीक होने के बाद वो हिंदुस्तान आने का प्रयास की, मगर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें यहाँ आने से रोका और उनसे एक शपथ पत्र पर साइन करने को कहा जिसमें यह लिखा हुआ था कि वह भारत जाने के बाद किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगी। और मैडम कामा ने इस पर साइन करने से मना कर दिया और जिसकी वजह से उन्हें भारत आने की इजाज़त नहीं मिली थी। लेकिन 1935 में जब उनका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो गया था और वो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में काफ़ी स्थिर हो गई थी, मतलब वो उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी कम हो गया था, तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अपील की कि उन्हें भारत जाने की इजाज़त दे, क्योंकि उनकी यह इच्छा थी कि वो अपना अंतिम सांस अपनी मातृभूमि अपने शहर मुंबई में ही लें। उनके इस अनुरोध पर ब्रिटिश सरकार ने उनकी स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें यह परमिशन दिया कि वह भारत आ सकती हैं और 1935 में मैडम कामा मुंबई नहीं बल्कि बॉम्बे, क्योंकि उस वक्त उसे बॉम्बे कहा जाता था, बॉम्बे आती हैं। मगर कुछ ही महीनों बाद 1936 में उनका देहांत हो जाता है और इस तरीके से भारत की इस महान बेटी के शरीर का अंत हो गया, मगर उनकी विचार, उनकी जो भी उन्होंने योगदान दिया वो बरसों तक कायम है और सदियों तक कायम रहेगा। थैंक यू। ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी यह कहानी पहुंच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी आज़ादी में जो बलिदान दी गई उसके बारे में जान पाएँ। थैंक यू।